मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। और आज फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। इतिहास के साथ साथ इसके भूगोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का परिचय, और वह भी राजनीतिक दृष्टिकोण के एंगल से हम लोगों ने स्टडी किया था। आज फिर हम जो है उत्तर प्रदेश के ही परिचय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर अब की बार जो दृष्टिकोण होगा वह दृष्टिकोण आपका होगा भौगोलिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले लेक्चर के अंदर हमने उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल, और अब की बार हम जो पढ़ेंगे वो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। यह आपको यूपी पीसीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, यूपी पुलिस और आने वाली जो भर्ती है सुपर टेट की, और साथ ही साथ लेखपाल की भर्ती में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। सभी बच्चे जो है इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें लगभग हम 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और 20 क्वेश्चन लगभग हम इसमें बाद में मॉक टेस्ट को भी हैंड टू हैंड लेकर चलेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बच्चों पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। वर्तमान भौगोलिक स्वरूप उत्तर प्रदेश का कब निर्धारित किया गया था? उत्तर प्रदेश का जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन से ही आज का जो वर्तमान स्वरूप है भौगोलिक वह हम लोगों के सामने है। और उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उसी दिन से उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को एक साथ इकट्ठा करके एक नया राज्य बनाया गया जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो बात ध्यान रख लेनी है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब से है। ये 9 नवंबर 2000 से है। साथ ही साथ ये भी याद कर लेना है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश का विभाजन कौन सी तारीख को हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और साथ ही साथ ये तीसरी बात भी आपको याद रख लेनी है कि कितने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नए राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई है। 13 पर्वतीय जिलों को। ठीक है, यहाँ पर आई होप दैट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे लेट आए हैं सभी को एक बार जय हिंद लिखकर अटेंडेंस देनी है। प्रतिदिन की तरह सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस देनी है। जय हिंद लिखकर सभी को सेंड करना है। चलिए बच्चे सभी अपनी अटेंडेंस देंगे। मैं पहले क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब निर्धारित किया गया? 9 नवंबर 2000। ये वह तिथि है जिस दिन उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर कर दो राज्य बनाए गए, उत्तर प्रदेश, एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर बनाया गया था? 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर बनाया गया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं, कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले टोटल भारत के कितने राज्य हैं? बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल 9 राज्य हैं। 9 में 8 है सामान्य राज्य, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इनको आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रख लेना है। एक आपका हिमाचल प्रदेश है, एक राजस्थान है, एक आपका मध्य प्रदेश है, एक हरियाणा, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक बिहार, एक उत्तराखंड और एक बच्चों आपका दिल्ली है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो अपने कितने निकटवर्ती राज्यों को स्पर्श करता है, सभी को ध्यान से याद कर लेना है। टोटल जो स्टेट आएंगे वो आपके 9 आ जाएंगे, और उन 9 स्टेट में एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और बाकी जितने भी स्टेट हैं वो सभी बाकी स्टेट आपके सामान्य राज्य हैं। तो यहाँ पर बच्चों आंसर जो है आपको 8 भी देना पड़ सकता है, 9 भी देना पड़ सकता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो तब आपको 9 बताना है। अगर विदाउट केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाता है तब बच्चों आपको 8 बताना है। अगर किसी देश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो केवल एकमात्र देश नेपाल के साथ मिलता है। ये मैं ऑलरेडी कल के सेशन में भी आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से देश के साथ मिलती है? वह सीमा आपकी नेपाल के साथ मिलती है। आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही डिमांडेड है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 1। वह एक देश कौन सा है? आपका नेपाल है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए सभी बच्चे जो है सेशन को शेयर करेंगे। जो बच्चे आज के सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं उन सभी को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है। और डेली 9 बजे आपको प्रतिदिन लाइव आ जाना है।
उत्तर प्रदेश की जो सीरीज आपके लिए चलाई गई है हमारे द्वारा, इसको लगभग 15 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। और जिन बच्चों को अपने फेयर नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर में हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, उन सभी बच्चों के लिए डेली टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बच्चों उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? 18 मंडल है। मंडल क्या होता है? एक मंडल में 3-4 जो जिले हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाता है और उनका जितना भी राजनीतिक कार्य है उनके लिए एक मुख्यालय बनाया जाता है और वहीं से उन लोगों की समस्या क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या समथिंग 20 करोड़ है। 20 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग आपकी कितनी है? 20 करोड़ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात एडवाइस दे देता हूं पर्सनली कि आप सभी लोगों को जो यूपी का मैप है इसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि यूपी के पॉलिटिकल मैप के बिना आप उसके ज्योग्राफिकल मैप का अध्ययन नहीं कर सकते। तो सभी बच्चों को एक काम करना है, सभी बच्चों के पास फ़ोन है, फ़ोन में आपको यूपी का मैप डाउनलोड करना है और बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी निकाल लेनी है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा ज़िला है। सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपका जो है रामपुर है, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज। इसी प्रकार आपको प्रत्येक ज़िले का इंडिविजुअली जो मैप है उसका पता लगा लेना है कि उत्तर प्रदेश के कौन सी साइड उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला पड़ता है। उसकी जो आगे जाके जो आपको हेल्प मिलने वाली है वो आपको क्वेश्चन में ही पता लग जाएगी। चलिए बात करते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है और अगला जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर क्या लोकेशन है उसको दर्शाता है। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कुल जो अक्षांशीय विस्तार है वो बच्चों कितना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय जो विस्तार है ग्लोब पर वो कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतर दोनों के हिसाब से हम लोगों को याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है? वह है आपकी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक इसकी एक लोकेशन है, वो आपको याद कर लेनी है। बच्चों ये बात आपको तभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अक्षांश और देशांतर का जो सेपरेट चैप्टर है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने क्लासरूम में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर काम करने वाले, यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिना अक्षांश देशांतर की जानकारी के हम कभी भी उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति को नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है रट्टाफिकेशन, तो आप लोगों को फिलहाल की स्थिति को देखते हुए रट्टा ही मार लेना है। और रट्टा आप लोगों को ये मारना है कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? वह आपका है 6 डिग्री 32 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करने वाला हूं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको दिया गया उत्तर प्रदेश की जो देशांतर स्थिति है वह क्या है। उत्तर प्रदेश की यदि हम देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की देशांतर जो स्थिति है वह है 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। मैं 8वें क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर देता हूं, आई होप दैट कहीं पढ़ने में कोई त्रुटि ना हुई हो। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, आप उत्तरी अक्षांश स्थिति पढ़ चुके हो पॉइंट नंबर 7 के अंदर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। उत्तर प्रदेश की
अगर हम देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो बच्चों वो 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल आपका कितना है? उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। साथ ही यह भी ध्यान रख लेना है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये आपको थोड़ा सा परसेंटेज में भी याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर कभी परीक्षाओं में बच्चों आपसे पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, तब बच्चों आपको आंसर देना है 7.33। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अगर हम रैंक डिसाइड करते हैं तो इंडिया के अंदर उसकी जो रैंक है वह चौथी है। उत्तर प्रदेश से बड़े क्षेत्रफल के अनुसार 3 स्टेट और भी हैं। सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और सभी को अप्लाई करना है। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं कि यूपी से बड़े क्षेत्रफल के अनुसार 3 स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बताना है पहला स्टेट, फिर आपको बताना है दूसरा, फिर उसके बाद बताना है तीसरा। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। ये चीज़ हम लोगों को याद हो चुकी है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश की चौथी रैंक है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है पहली रैंक क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया में किसकी है, दूसरी किसकी है और तीसरी किसकी है, तब आपको चौथा उत्तर प्रदेश पता लग जाएगा। आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। पहली रैंक बताइएगा सभी बच्चे। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, जो पहली रैंक है वो है आपकी राजस्थान की। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वह राजस्थान है। उसके बाद जो दूसरी रैंक आती है वह आती है आपकी मध्य प्रदेश की, और तीसरी जो रैंक है बच्चों वह आ जाती है आपकी महाराष्ट्र की, और तब जाकर चौथी रैंक किसकी आती है? यूपी की आती है। चलिए, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बच्चों ने अपने आंसर काफ़ी हद तक सही भी सबमिट कराए हैं। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल के अनुसार पहला जो राज्य है भारत का वह राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका बच्चों महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम चौथे राज्य की बात करते हैं तब आपको यूपी का नंबर लगता है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है बच्चों वह आपका चौथा स्थान है। आई होप दैट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वह कितने किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम यूपी के विस्तार की बात करते हैं तो वह कितने किलोमीटर है बच्चों? 650 किलोमीटर है। आप लोगों को याद रख लेना है पूर्व से पश्चिम की जो लेंथ है यूपी की वह 650 किलोमीटर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है यूपी का बच्चों वो लगभग है 240 किलोमीटर। दोनों बात आपको ध्यान रख लेनी है, 650 240, 650 240, 2 से 3 बार आप लोगों को इस चीज़ का रट्टा लगा लेना है और उसी से ये चीज़ आपको जो है पक्का क्लियर याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ अटैच है? चलिए पॉइंट नंबर 13 पर आइएगा तेजी के साथ। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है। उसके बाद आप लोगों के लिए 5 मिनट के बाद एक मॉक टेस्ट जारी किया जाएगा 20 क्वेश्चन का, उसके आप लोगों को आंसर भी सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है वह कौन से राज्य के साथ अटैच है? मध्य प्रदेश। आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है वह कौन से राज्य के साथ अटैच है? उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है वह हिमाचल प्रदेश के साथ अटैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है वह कौन से राज्य के साथ अटैच है बच्चों? वह आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ अटैच है। चलिए तेजी के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे लेट आए हैं सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस
सबमिट करानी है। आज का जो हमारा पैटर्न है लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। उसके बाद 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट सभी बच्चों के लिए जारी किया जाएगा और वहाँ पर सभी बच्चों को अपने आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने होंगे। ठीक है, यूपी का जो कोर्स हम लोगों ने चलाया है ये लगभग 15 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके लिए आप सभी बच्चों को 9 बजे एक्यूरेट लाइव आ जाना है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये रिपीट है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बच्चों टोटल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। वे 9 राज्य आपके कौन कौन से हैं आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 9 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। तो बच्चे टोटल आपके कितने हो जाते हैं? टोटल आपके 9 हो जाते हैं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को स्टडी करना है। और उत्तर प्रदेश का भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम विभाजन करते हैं तो वह कितने हिस्सों में हो सकता है? बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि बड़ा ही डिमांडेड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसका बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। एक ही पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है समझाया गया है। उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वह 3 भागों में किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक प्रदेश हैं टोटल बच्चों कितने हैं? 3। एक है तराई प्रदेश, एक है गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और एक बच्चों आपको दिया गया है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी भौगोलिक विविधता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर सर्वाधिक 3 चीज़ों का प्रभाव है। एक है गंगा नदी का, एक है यमुना नदी का और तीसरा है बुंदेलखंड के पठारों का। इन 3 चीज़ों से उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, तापमान है, वर्षा की स्थिति है, रेगिस्तान की स्थिति है, ये सभी क्या हैं? ये प्रभावित हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं तराई का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, वो किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के वे इलाके जो समतल हैं, नम हैं और दलदली मैदानी इलाके हैं। और अगर हम बात करते हैं मैप के अकॉर्डिंग तो भारत के उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में तराई प्रदेश पड़ते हैं? वह पड़ते हैं उत्तर पश्चिमी हिस्से में। जैसे आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तो इधर साइड शामली वगैरह, इतने ये जितने भी ज़िले हैं ये सभी उत्तर प्रदेश का कैसा हिस्सा है? ये तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो समतल हैं, भूमि में मॉइस्चर है, भूमि में या फिर दलदलापन है, जैसे उत्तर प्रदेश का समस्त उत्तर पश्चिमी हिस्सा। आई होप दैट तराई प्रदेश के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में जाकर उसको सबमिट कराइएगा, उसका तुरंत आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तराई के जो प्रदेश है मैं फिर बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो समतल, नम और दलदला है, ऐसा हिस्सा उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में है? वह उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, ये उत्तर प्रदेश के वे भौगोलिक हिस्से हैं जिनको हम तराई प्रदेशों में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश। ठीक है, ऐसे प्रदेश, ऐसे हिस्से जिनका निर्माण गंगा यमुना के द्वारा लाए गए पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा निर्माण हुआ हो। जब किसी स्थान पर बाढ़ आती है और बाढ़ आकर चली जाती है, बहुत कभी पहले बाढ़ आई हो, उसके बाद 2 प्रकार की भूमियों का निर्माण होता है। एक भूमि ऐसी हो सकती है जो समतल हिस्सों से उठी हुई हो, एक भूमि बच्चों ऐसी हो सकती है जो समतल हिस्सों से काफ़ी गहराई में चली गई हो। उसी को हम बोलते हैं गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। गंगा और यमुना के बीच में जितना भी प्रदेश है तो वह आपका उत्तर प्रदेश में क्या कहलाएगा? गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। तो इसको भी 2 जगह बांट सकते हैं, बांगर का क्षेत्र, एक खादर का क्षेत्र। बांगर का क्षेत्र वो होगा जो उठा हुआ है और जो काफ़ी गहरा रहा होगा, वो आपका खादर का क्षेत्र रहा होगा। खादर के जो क्षेत्र है उसमें बालू का परसेंटेज, रेत का परसेंटेज भी काफ़ी अधिक होता है बांगर क्षेत्र की तुलना में। आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश किसको कहा गया है? उत्तर प्रदेश की वह भूमि जो गंगा यमुना के बीच का हिस्सा है और कभी प्राचीन काल में बाढ़ आने के बाद उस क्षेत्र का निर्माण हुआ हो। उस क्षेत्र को भी हम 2 जगह बांट सकते हैं। कुछ क्षेत्र उठे हुए होंगे जिन्हें बांगर का क्षेत्र कहा जाता है, कुछ हिस्से थोड़े गहरे होंगे जिन्हें खादर का क्षेत्र कहा जाता है। बांगर और खादर में यदि हम कंपेयर करते हैं तो रेत का परसेंटेज खादर में अधिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम
उत्तर प्रदेश के तीसरे भौगोलिक प्रदेश की। दक्षिण का पठारी प्रदेश। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें केवल एक ही पठार पड़ता है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। और आप ये लोग जानते हो कि पर्वत, पठार और रेगिस्तान, नदियाँ ये हमेशा तापमान पर, जलवायु पर और कृषि पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो इसी प्रकार दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है वह बुंदेलखंड के पठार से प्रभावित है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों का तापमान जो है मोस्टली क्या रहता है, अधिक। अगर हम दक्षिण के पठारी क्षेत्रों की बात करते हैं, यूपी के, इंडिया के दक्षिण के पठार नहीं, हम बात कर रहे हैं केवल यूपी के दक्षिणी पठारों की बात। और दक्षिणी पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। इससे प्रभावित जो ज़िले हैं वो आपके कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों आपका झांसी है, झांसी में यूपी में सबसे अधिक तापमान रहता है, तो उसका जो कारण है वह आपका क्या है? वह दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार यानी कि बुंदेलखंड का पठार। भारत के दक्षिण के पठार की बात नहीं की जा रही है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार का नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बच्चों हम एक मॉक टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, हैंड टू हैंड। कोई भी बच्चा सेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। 25 मिनट के अंदर अंदर हम 20 क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। ये सभी 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लेवल पर कलेक्शन किए गए हैं। ये सभी के सभी 20 क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में इस्तेमाल हो गए हैं और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आगे आने वाले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न बनेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले आपको नियम समझ लेना है। जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा एक बार आपको वंदे मातरम का जयकारा लगा देना है। क्या बच्चों हमारा इतना भी दायित्व नहीं बनता है? हम भारत के नागरिक हैं, किसी भी मौके पर यदि हम जय हिंद और वंदे मातरम बोल देते हैं तो वो हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। इंसान की कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं, हम लोगों को उनका ध्यान भी रखना है। पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो राष्ट्र भक्ति की भावना है उसको भी हम उजागर करेंगे जय हिंद लिखकर और वंदे मातरम। जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो आप एकदम से एक बढ़िया वाला जयकारा लगाइए जय हिंद का, और जैसे ही सेशन कंप्लीट हो तब आपको वंदे मातरम बोलना है। चलिए हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, बड़ा ही डिमांडेड क्वेश्चन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह कौन है? अभी वर्तमान की बात यदि हम करते हैं तो 2022 की बात करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है बच्चों? एक आपको दिया गया है राम नाईक, एक दिया गया है श्री विश्वनाथ दास, एक दिया गया है श्री KM मुंशी और एक दिया गया है आनंदी पटेल। चलो बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ चैट बॉक्स में आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। आप लोगों के पास बच्चों 4 सेकंड का समय है। इन 4 सेकंड के अंदर चैट बॉक्स में अपना आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? कल के सेशन में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? चलिए तेजी के साथ। वेल डन। बहुत सारे बच्चों के आंसर सही हैं, मोस्टली बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। जो बच्चे मौन बने हुए हैं कृपया अपनी आत्मा को जगाइए, तेजी के साथ चैट बॉक्स में जाकर आप अपने आंसर सबमिट कराइए। चलिए राम नाईक यहाँ पर गलत है, श्री विश्वनाथ भी आपका गलत है, KM मुंशी भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर है वह आपका आनंदीबेन पटेल है। इनको राम नाईक के स्थान पर उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक बच्चों आपको दिया गया है प्रधानमंत्री, एक संसद, एक मुख्य न्यायाधीश, एक आपको दिया गया राज्यपाल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। बिना कहे 4 सेकंड के अंदर आप सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए 4 सेकंड का समय आप लोगों के पास। इन्हीं 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। प्रधानमंत्री बच्चों यहाँ पर गलत है,
संसद भी गलत है, मुख्य न्यायाधीश भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बच्चों आपका क्या है, राज्यपाल। दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, सभी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसी स्टेट के राज्यपाल के द्वारा उसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। दिल्ली को छोड़कर दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी पूरे भारत में जितने भी सीएम रखे जाते हैं वह सभी सीएम उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तीसरा और दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हमारा सेम ही है और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर बच्चों थोड़े से ऑप्शन आपके नहीं अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था। आई रिपीट। पहला क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 2 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब अगला क्वेश्चन बच्चों यह है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? रिपीट नहीं है, अलग है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक बच्चों प्रधानमंत्री दिया गया है, एक गृह मंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक आपको दिया गया राष्ट्रपति। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए एक हेल्प और कर देता हूं, पूरे भारत के जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अब आपके लिए थोड़ा सा मार्ग आसान हो जाता है। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने अपने जो आंसर हैं वो सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए वेल डन। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, गृह मंत्री भी आपका गलत है, मुख्यमंत्री भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर है वह आपका राष्ट्रपति है। पूरे ही भारत के जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 साल के लिए, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह उस राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष से भी अधिक कर सकता है या 5 वर्ष से कम भी कर सकता है, लेकिन जो सामान्य कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले पर आ चुका है। तेजी के साथ सेशन के साथ जुड़िएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो उसका ढांचा कितने प्रकार का है? चलिए तेजी के साथ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जो ढांचा है वह किस प्रकार का है? 1 स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर बच्चों आपका है द्विस्तरीय है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर सब बच्चों को अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। चलिए अपने अंदर की जो एक्टिवनेस है उसको बढ़ाइएगा। बहुत ही जल्द ही यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर 17,000 की वैकेंसी आनी है, यूपी पुलिस के अंदर भी लगभग 26,000 पदों का समायोजन होना है। तो अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर का जो स्टूडेंट है उसको फुल एक्टिव ले आइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन सभी स्टेट लेवल के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से बनेंगे जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। मात्र 10 से 15 दिन में ये चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। 1 स्तरीय बच्चों यहाँ पर गलत है, चतुर्स्तरीय भी गलत है और द्विस्तरीय भी गलत है। उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वह आपका त्रिस्तरीय है और भारत के लगभग सभी राज्यों में त्रिस्तरीय ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। और वह 3 लेवल आपके कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला पंचायत, उसके बाद होता है आपका ब्लॉक लेवल। ठीक है, पहला आपका हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके नीचे हो जाता है ब्लॉक लेवल और तीसरा होता है विलेज लेवल जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत और सबसे नीचे जो होता है वह होता है ग्राम पंचायत। और ये भी बच्चों आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारी नई इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके अनुसार तीनों का चुनाव एक ही दिन में होता है। अभी 2020-21 से पहले यह चुनाव तीनों का अलग अलग होता था, लेकिन वर्तमान समय में जिला पंचायत और ब्लॉक का और विलेज का तीनों ही पंचायत का जो चुनाव है एक ही साथ एक ही दिन में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आ चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? चलिए पूरे भारत में एक ही सिस्टम है, जहां पर भी विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार किसके पास है? आप लोगों के पास बच्चों 4 विकल्प है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? एक दिया गया है राज्यपाल, एक दिया गया है राष्ट्रपति, एक बच्चों आपको दिया गया है मुख्यमंत्री, एक कहा गया है किसी को नहीं है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग कराने का अधिकार किसको है? चलिए आपको देखना है कि डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है राज्यपाल को है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात आपको ध्यान रख लेनी है, राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही विधानसभा को भंग करता है। जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश नहीं की जाती है तब तक राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं करता है। लेकिन फिलहाल हमें केवल इतना बताना था, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। लेकिन किसके परामर्श से? तब आपको बताना है मुख्यमंत्री के परामर्श से। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंह स्तंभ या अशोक स्तंभ बोलते हैं, वह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए भारत का जो राज चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है, या फिर हम सिंह स्तंभ भी उसको कभी कभी बुलाते हैं। अशोक के द्वारा इसकी स्थापना कौन से स्थान पर की गई थी? वर्तमान में भी अभी मौजूद है। एक आपको बच्चों दिया गया है इलाहाबाद, एक मथुरा दिया गया है, एक अलीगढ़ दिया गया है, एक बच्चों आपको दिया गया है सारनाथ। चलिए तेजी के साथ आंसर को आप सबमिट कराएंगे। चलिए आपके पास 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 4 सेकंड का समय बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। अशोक के द्वारा बनवाया गया जो अशोक स्तंभ है वह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में, कौन से शहर में वह स्थापित है? आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चलिए आपको इलाहाबाद दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से गलत है, मथुरा आपका गलत है, यहाँ पर अलीगढ़ भी गलत है। अशोक स्तंभ की जो स्थापना है अशोक के द्वारा कहाँ पर कराई गई थी? सारनाथ में कराई गई थी। सारनाथ एक छोटा सा शहर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है और इलाहाबाद से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको पड़ता है। चलिए आपको ध्यान रख लेना है, अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसको सिंह स्तंभ भी कहा गया है। चारों दिशा में 4 शेर आपको दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर आपको इतना ध्यान रख लेना है कि अशोक स्तंभ को ही सिंह स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ यानी कि सिंह स्तंभ का निर्माण सारनाथ स्थान पर कराया गया है। सारनाथ गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा लोकल शहर है जो कि वाराणसी के काफ़ी निकट पड़ता है। चलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि विकल्प में सारनाथ है तो आपको सारनाथ पर निशान लगाना है, यदि विकल्प में आपका वाराणसी दिया गया है तब आपको वाराणसी पर निशान लगाना है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर की व्यवसाय शिक्षा व कला का प्रमुख केंद्र था? यानी कि बिजनेस एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन का हब गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों को माना जाता था या किसी एक इंडिविजुअल शहर को माना जाता था? चलिए तेजी के साथ आप लोगों को पढ़ना है। 4वीं शताब्दी के अंदर गुप्त काल के दौरान भारत में बिजनेस एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन का हब किसको माना जाता था? एक बच्चों आपको दिया गया है मथुरा, एक दिया गया है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक जिला है और ये लगभग किसके पास में पड़ता है? ये इलाहाबाद के पास में पड़ता है। एक आपको दिया गया है प्रयाग, एक दिया गया है इनमें से सभी। चलिए तेजी के साथ ऑप्शन को दोबारा रिपीट करते हैं। गुप्त काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजनेस एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन का हब किसको माना जाता था? एक बच्चों आपको दिया गया है मथुरा, एक आपको दिया गया है कौशाम्बी, एक आपको दिया गया है प्रयाग, एक डी दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर मथुरा भी आपका बिल्कुल सही है, कौशाम्बी भी सही है, प्रयाग भी सही है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी से ही होती है और वह क्रांति कौन से सन में कौन से शहर से प्रारंभ होती है, ये आप लोगों को बताना है।
एक बच्चों आपको विकल्प दिया गया है 1877, एक दिया गया है 1757, एक 1885, एक 1857। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर 4 सेकंड के अंदर सबमिट कराइएगा। उत्तर प्रदेश से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और कौन से स्थान से बच्चों इसकी शुरुआत होती है? मेरठ से। तो इसलिए बच्चों आपका ए भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है। जो 1857 की क्रांति है उसके उदय होने का जो वास्तविक कारण है वो सैनिक बटालियनों का विरोध करना था। मेरठ छावनी के बहुत सारे सैनिकों ने बड़ी हायर लेवल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। तो इसलिए बच्चों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको ध्यान रख लेना है, विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल को शामिल किया गया है। साथ ही साथ यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उस सूची में भारत के 40 अलग अलग स्थानों को और बिल्डिंगों को इंक्लूड किया गया है। उनमें से एक आपका ताजमहल भी है। आपको बताना है ताजमहल उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। एक आपको दिया गया लखनऊ, एक मेरठ, एक आगरा, एक आपको दिया गया बनारस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर ही बच्चों यहाँ पर आंसर क्या करा देना है? सबमिट करा देना है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है? एक बच्चों आपको दिया गया है लखनऊ, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको दिया गया है मेरठ, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। बनारस भी गलत है। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर आपका हो जाता है आगरा। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा पर है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय भारत में कहाँ से होता है और कौन सी सिटी से होता है? चलिए सभी बच्चे तेजी से बताएंगे। राजा कनिष्क के समय में वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म की काफ़ी फेमस थी। और जहाँ से आप लोगों को जो है राइट आंसर मिल जाना है। राजा कनिष्क की 2 राजधानी थी, पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी जो थी वही आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना है। और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय भारत में उत्तर प्रदेश से होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी से होता है आप लोगों को ये बताना है। वज्रयान जो शाखा है यह राजा कनिष्क के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तभी इसका उदय हुआ। तो एक बच्चों आपको दिया गया है बुंदेलखंड, एक दिया गया है सारनाथ, एक दिया गया है इलाहाबाद, एक आपको दिया गया है मथुरा। चलिए तेजी के साथ आपको जो है आंसर देना है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक आपकी महायान है, दूसरी है हीनयान। हीनयान को ही वज्रयान भी कहा गया है। महायान शाखा में हम गौतम बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं और वज्रयान जो शाखा है इसमें हम गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा का जो प्रारंभ है राजा कनिष्क के द्वारा प्रारंभ कराया गया था, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ कराया गया था। लेकिन आपको बताना है उत्तर प्रदेश की वह कौन सी सिटी है। चलिए तेजी के साथ आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बुंदेलखंड बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सारनाथ भी आपका गलत है, इलाहाबाद भी गलत है। और बच्चों यहाँ पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है वह आपका मथुरा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का दूसरा नाम हीनयान है। इसका उदय उत्तर प्रदेश से हुआ और उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से हुआ। खुदाई में भी बहुत सारी मूर्तियाँ मथुरा से गौतम बुद्ध की मिलती है, वहाँ से इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है इसका उदय उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से हुआ था। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? यानी कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है यह कौन से सन से उत्तर प्रदेश को कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में उत्तर प्रदेश को 2 रियासतें मिलाकर बनाया गया था। उस समय यह एक ब्रिटिश शासित प्रांत था और इसको नाम दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस को बनाने के लिए जो आगरा की रियासत है और अवध की रियासत है इन दोनों को एक जगह मिलाया गया था और इन दोनों रियासतों को मिलाकर जिस राज्य का निर्माण हुआ उस राज्य को यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से सन से उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बुलाया गया। एक आपको बच्चों विकल्प दिया गया है 1937, एक 1935, एक 1856, एक 1961। चलिए तेजी के साथ आप लोग अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस
कब बुलाया जाता है? चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यदि एक्ट की बात करता है बच्चों तो तब आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन बच्चों यदि सन की बात की जाती है, इम्प्लीमेंट की बात की जाती है, तो तब आपका राइट आंसर होगा 1937। उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से बुलाया जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस बनाने के लिए आपको दो रियासतों को एक जगह मिलाना होगा। वे दो रियासतें आपकी कौन कौन सी हैं? एक है आपकी आगरा और दूसरी जो रियासत थी वह थी अवध। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों गलत हो जाते हैं। राइट आंसर आपका क्या है? 1937। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ, यदि अधिनियम पूछा जाता है तो 1935 बताना है, लेकिन स्थापना का वर्ष पूछा जाता है तब आपको बताना है 1937। यदि आपसे रियासतें पूछी जाती हैं तो तब आपको रियासतों के नाम बताने हैं। एक आपका था अवध और दूसरा आपका था आगरा। इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे डिस्प्ले पर आ चुका है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं उन सभी को तेजी के साथ चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान है। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ही 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। वह कौन सी सिटी से होता है? मैं ऑलरेडी 9-10 के आसपास इस चीज़ को डिस्कस करा चुका हूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे सेशन में लेट जुड़े हैं वो अपना आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेज़ी के साथ। बच्चों यहाँ पर लखनऊ आपका गलत है, इलाहाबाद भी गलत है, कानपुर भी गलत है। 1857 की जो क्रांति है वह मेरठ छावनी से प्रारंभ होती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अब हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का रूप कब प्राप्त करता है? चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत कम प्रकाशन की किताबों में आप लोगों को बताया गया होगा। आप लोगों को केवल इतना ही सिखाया गया होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों 3 डेट है, 24, 25 और 26। इन तीनों को हम लोगों को डिस्कस कर लेना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले 1937 में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया, अवध और आगरा को मिलाकर। बाकी जितनी भी रियासतें हैं भारत की आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या किया? उन सभी रियासतों को एक जगह मिलाया और उन सभी रियासतों को एक जगह मिलाकर एक स्टेट बनाया, जिसको आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस को रद्द किया जाता है और नया राज्य उत्तर प्रदेश बनाया जाता है। लेकिन इसमें आपकी 3 डेट हैं बच्चों। एक है 24 जनवरी। 24 जनवरी पर आपका क्या आंसर बनता है? यहाँ पर घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश नया राज्य बनाया जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी। ठीक है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 25 में। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 26 जनवरी को। 3 अलग अलग डेट हैं, एक है 24 जनवरी, एक है 25 जनवरी, एक है 26 जनवरी। यहाँ पर आपके परीक्षाओं के अंदर 2 डेट पूछी जाती हैं। एक यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तब बच्चों आपको कॉल करना है 24 जनवरी। यदि आपसे ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना, तब आपको बताना है 26 जनवरी। सन की भी बात कर लेते हैं। सन आपका 1950 रहा था, तो बच्चों यहाँ पर ए आपका गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, 21 मार्च 1947 भी गलत हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या बनता है? 26 जनवरी 1950। आई होप दैट आप लोगों को 24 जनवरी और 26 जनवरी का कन्फ्यूजन जो है वह दूर हो गया होगा। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। यदि आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है 24 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ। लेकिन यदि आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश को भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो कब मिला, तब आपको बताना है 26 जनवरी 1950। आई होप दैट आप सभी को कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। कल के कंपेयर में क्लास आज थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। कोई भी बच्चा सेशन को छोड़कर नहीं भागेगा, क्योंकि बड़े ही डिमांडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किस नेता के द्वारा किया गया था? चलिए उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? एक आपको दिया गया है महात्मा गांधी, एक बच्चों आपको दिया गया है चौधरी चरण सिंह, एक आपको दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक आपको दिया गया है पंडित नेहरू। उत्तर प्रदेश में देश की आज़ादी से पहले एक काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन चलाया गया था। उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
4 सेकंड के अंदर प्रत्येक बच्चे का आंसर चैट बॉक्स में सबमिट हो जाना चाहिए। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। एक बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है महात्मा गांधी, एक चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देश की आज़ादी से पहले के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। चलिए चलिए, देश की आज़ादी से पहले किसी भी आंदोलन में चौधरी चरण सिंह के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर चौधरी चरण सिंह आंसर नहीं देना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। महात्मा गांधी भी गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर है वह आपका डी है, डी यानी कि पंडित नेहरू। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। काकोरी जो षड्यंत्र है वह काकोरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन आपको ये बताना है जो काकोरी षड्यंत्र है उसकी घटना यानी कि जिसमें एक रेल को लूटा गया था, काकोरी जो षड्यंत्र है ये कौन सी दिनांक को हुआ था। स्थान का नाम काकोरी है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। षड्यंत्र जो है क्रांतिकारियों के द्वारा रचा गया था ताकि रेल से अंग्रेजों के जो हथियार हैं उनको लूटा जा सके। उसकी जो दिनांक है आप लोगों को बतानी है। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर कराने हैं। एक आपको दिया गया है 9 जुलाई 1925, एक बच्चों यहाँ पर दिया गया है 16 फरवरी 1925, एक आपको दिया गया है 15 अगस्त 1925, एक दिया गया है 9 अगस्त 1925। देखिएगा एग्जामिनर का काम होता है कन्फ्यूजन को क्रिएट करना। सभी बच्चों को ये पता है कि काकोरी कांड 1925 में हुआ था, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा चारों ही ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि प्रत्येक के अंदर 1925 दिया गया है। आप लोगों को डेट भी बतानी है यहाँ पर। चलिए चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में काकोरी जो षड्यंत्र है यह कौन सी दिनांक को हुआ था, कौन से सन में हुआ था। सन हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है 1925, लेकिन आपको यहाँ पर एक्यूरेट डेट बतानी है। 9 जुलाई बच्चों यहाँ पर गलत है, 16 फरवरी भी गलत है आपका, 15 अगस्त भी गलत है। बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपका 9 अगस्त 1925 है। आई होप दैट आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चंदावर का जो युद्ध है वह चंदावर नामक स्थान उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था, लेकिन आपको यहाँ उसकी अवधि बतानी है। बाकी हम राजाओं के नाम भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 1194, 1205, 1188, 1199, 4 विकल्प आपके पास डिस्प्ले पर हैं। उन्हीं से एक का आपको सिलेक्शन करना है और अपना राइट आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 1194, 1205, 1188, 1199। बी बच्चों यहाँ पर गलत है, 1188 भी गलत है, 1199 भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर है वह है आपका 1194। 1194 में चंदावर की जो लड़ाई है वह मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में लड़ी गई थी। 3 सन आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, एक 1191, एक 1192, एक आपको ध्यान रखना है 1194। तीनों का क्या लिंक है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को बहुत बुरे तरीके से हराया जाता है। उसके बाद तराइन की जो सेकंड लड़ाई है वह 1192 में लड़ी जाती है। इसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया जाता है और फाइनली फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा धोखा किया जाता है कन्नौज के शासक जयचंद के साथ। जयचंद को भी 1194 में चंदावर के युद्ध में हराकर गोरी उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लेता है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं, तो सभी बच्चों को करना क्या है, आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ। खानवा एक स्थान का नाम है जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। चलिए यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों कि आगरा पर बाबर के द्वारा कब आक्रमण किया जाता है और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। आगरा को आज़ाद कराने के लिए ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, कब लड़ा गया, ये आप लोगों को तेजी के साथ सबमिट कराना है। पहले हम बात करते हैं केवल सन की। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वह कब लड़ा गया यूपी में। 1529, 1554, एक आपको दिया गया 1527,
एक बच्चों आपको दिया गया 1524। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। खानवा का युद्ध उत्तर प्रदेश में लड़ा जाता है, ये कब लड़ा गया? तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बाकी हम इस क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को अब अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराने हैं। खानवा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? 1529 यहाँ पर बच्चों गलत है, 1554 भी आपका गलत है, 1524 भी गलत है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा जाता है। यहाँ पर बच्चों आपको दो बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है जो खानवा का युद्ध है उसका कारण क्या था। खानवा के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था 1526 में बाबर के द्वारा भारत के आगरा नामक शहर पर जो उस समय एक रियासत हुआ करती थी उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है। आगरा को आज़ाद कराने के लिए मेवाड़ के राजा राणा सांगा के द्वारा बाबर के साथ एक युद्ध लड़ा जाता है। उसी युद्ध को हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1526 में आगरा पर बाबर के द्वारा कब्जा किया गया और आगरा को आज़ाद कराने का प्रयास मेवाड़ के राजा राणा सांगा के द्वारा किया जाता है। अगर अवधि पूछी जाती है तब आपको बताना है 1527। आई होप दैट आपको तीनों बात क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का लिंक भी 17 से ही है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार स्थापित किया। तो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बता चुका हूं। 1526 में बाबर के द्वारा आगरा पर कब्जा किया जाता है। उसे छुड़ाने के लिए राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। उसकी अवधि आपकी 1527 है। 17, 18 दोनों एक से ही क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 19 की। आई होप दैट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का एक युद्ध भी लड़ा गया था। तो आप लोगों को पहले तो यही बताना है कि जो सामूगढ़ का युद्ध है वह कब लड़ा गया। और इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को अटैच करते हुए चलेंगे। हम लोगों को ये भी बताना है कि सामूगढ़ का जो युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। चलिए चलिए सामूगढ़ का युद्ध उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक विकल्प आपके पास 1605 है बच्चों, एक आपके पास 1627 है, एक 1658 है, एक बच्चों आपके पास 1650 है। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराने हैं। सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब लड़ा जाता है? 1605 यहाँ पर बच्चों आपका गलत है, 1627 भी गलत है, 1650 भी गलत है। यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर है वह आपका 1658 है। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का जो युद्ध है 1658 में लड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि युद्ध का कारण क्या था। शाहजहां के बच्चों के बीच उत्तराधिकार का एक युद्ध होता है, उसी युद्ध को सामूगढ़ का युद्ध कहा गया है। और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में लड़ा गया। इसमें विजयी होने वाले व्यक्ति का नाम था औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध शाहजहां के बच्चों के बीच में होता है उत्तराधिकार के लिए। इसकी अवधि 1658 है। इसमें विजय होने वाले व्यक्ति का नाम औरंगजेब है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बच्चे आज का लास्ट क्वेश्चन है और सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा सेशन ये आपका रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्टिव को भी डिस्कस किया है और हैंड टू हैंड हम 20 ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो बुलंद दरवाज़ा है यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। आप लोगों को केवल इतना बताना है कि जो बुलंद दरवाज़ा है यह कहाँ पर है। चलिए एक आपको दिया गया फतेहपुर सीकरी, एक आपको दिया गया लखनऊ, एक आपको दिया गया जौनपुर, एक बच्चों आपको दिया गया आगरा। चलिए चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो अब अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। और सेशन कंप्लीट होने से 2-3 सेकंड पहले सभी बच्चों को वंदे मातरम लिखकर भी सेंड करना है। चलिए चलिए सभी बच्चों को सभी रूल्स को फॉलो करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगरा यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, जौनपुर भी गलत है, लखनऊ भी गलत है। आप लोगों का जो राइट आंसर है बच्चों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 में फतेहपुर सीकरी का एक एंट्री गेट बनवाया गया था जिसको हम क्या कहते हैं? बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची में है भारत के 40 चीज़ों को शामिल किया गया है, उनमें से एक आपका बुलंद दरवाज़ा भी है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? अकबर के द्वारा।
क्यों कराया जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आज का सेशन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।